नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 7 राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। और आज इसी राष्ट्रवाद का है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसी लेक्चर नंबर 5 के साथ आज हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा इस किताब का। और फिर इसके बाद एक चैप्टर बाकी रहेगा, दैट इज द धर्मनिरपेक्षता। हम उसको शुरू कर देंगे और पूरी संभावना है कि इस महीने के अंदर वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मतलब आपकी ये किताब भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चा पार्टी आपने ये तो सुना ही होगा कि अब मार्केट में आर्ट्स के बच्चों को आर्टिस्ट बनाने के लिए, कला के बच्चों को कलाकार बनाने के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन मार्केट में आ चुका है। और इस एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए है कक्षा 11 के अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल का कोर्स। और ये कोर्स बड़े ही नाम मात्र फीस में है। इस राजनीति विज्ञान के कोर्स में आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा और एप्लीकेशन पर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजें 2 हैं इसमें, एक हैंड रिटन नोट्स हैं आपके लिए और डाउट सॉल्विंग ग्रुप। बच्चों, मुझे पता है आप सभी बहुत मेहनत करते हो और जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है ना बच्चों, उसी को डाउट आता है और जिसको डाउट आता है वही चाहता है कि मेरा डाउट सॉल्व किया जाए। तो इसीलिए आपको बस डाउट भेजना है और आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। रात को पढ़ रहे हो, रात को डाल दो, सुबह उठते डाउट सॉल्व, सुबह पढ़ रहे हो, सुबह डाल दो डाउट सॉल्व। बिल्कुल आपके लिए हमेशा डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा और ये कोर्स आपके लिए मई 2024 तक चलेगा, मतलब पूरा 6 महीने तक आप आराम से अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फीस नाम मात्र बच्चों इतनी है जितनी आप 4-5 दिन में यूं खाने पीने में खर्चा कर देते हो, ठीक है ना। तो आप गुरुदेव लेना चाहता हूं पर करूं क्या, करना क्या बच्चा, इन 2 नंबरों पे कॉल करो, ठीक है। घंटी घुमाओ, घंटी घुमा करके बोलो कि कोर्स चालू करो सर, मैम हमें कोर्स लेना है और ये लीजिए पेमेंट हमारा, ठीक है। तो आप बात करिए, आपको सारी सुविधाएं जो भी पूछना हो वहां पूछ सकते हैं और कोर्स से जुड़िएगा। और जो जुड़ गए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है गुरुदेव? आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और बहुलवाद की। हम बात करेंगे राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना या रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो समालोचना है उसमें। अब राष्ट्रवाद और बहुलवाद की हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपने राष्ट्रवाद को अलग अलग दायरों में अलग अलग प्रकार से आपने राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को समझा है कि राष्ट्रवाद है क्या, एक्चुअल नेशनलिज्म क्या है। राष्ट्रवाद जोड़ने का भी काम कर रहा है, राष्ट्रवाद तोड़ने का भी काम कर रहा है। राष्ट्रवाद एक साझा संस्कृति की पहचान के रूप में भी है, राष्ट्रवाद अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ने के रूप में भी है। अब हमने अभी तक अगर देखा तो हम एक यूरोप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे कि साझा संस्कृति का एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। नेशन स्टेट जो है वो एक सेम कल्चर वाले लोगों का होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दरकिनार कर करके एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिसमें विभिन्न संस्कृति और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। देखो, अब एक संस्कृति और एक राज्य कि भैया एक कल्चर वाले हैं, उनको एक राष्ट्र एक देश दे दिया जाए, ये हम लोग सोच रहे थे अभी तक। परंतु देखो, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि भैया जैसे मान लो 20 लोगों की संस्कृति अलग है, उन्होंने डिमांड करी, उनको अलग राष्ट्र मिल गया। 100 लोगों की अलग संस्कृति, उन्होंने डिमांड करी, उनको राष्ट्र। ऐसे थोड़ी है भैया। यूं तो फिर विश्व तो मतलब हर ये छोटे छोटे देशों में होगा, यहां से निकलेंगे वहां दूसरा देश, यहां से निकलेंगे वहां दूसरा देश, ऐसा थोड़ी होगा। पूरे विश्व में इस प्रकार से तो हर जगह से डिमांड उठेंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि एक संस्कृति वालों को एक राष्ट्र राज्य दे दिया जाए, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका सोचो। तो दूसरा तरीका क्या है कि एक राष्ट्र राज्य की सीमाओं में अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग जो मान्यताओं के लोग हैं, वो सब एक साथ एक ही देश में फल फूल सके, मतलब मिलजुल करके प्यार प्रेम से रह सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया, जहां पे अनेकों भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल करके रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिलजुल करके रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को, कल्चर को मानने वाले लोग मिलजुल करके रहते हैं। हमने एक संस्कृति एक राष्ट्र राज्य की कल्पना नहीं, हमारी हमेशा ये है विविधताओं में एकता, कि हम सब विविध हैं पर हम एक होंगे, एक राष्ट्र में एक देश में मिलकर के सब रहेंगे और एक राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ राष्ट्र होगा।
इस लक्ष्य को पाने के लिए ही अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। अब इसी लक्ष्य को पाने के लिए जो अनेक जो लोकतांत्रिक देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्होंने सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी पहचान को स्वीकार किया है कि सब जो भी अल्पसंख्यक, धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, सांस्कृतिक आधार पर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको स्वीकार करने का काम किया है। उनको ऐसा नहीं कि हाँ साहब आप अल्पसंख्यक को, आपकी साझा संस्कृति अलग है, आपको अलग राष्ट्र राज्य, ऐसा नहीं। तो अब उनको स्वीकार किया कि हाँ साहब अपन सभी एक ही देश में मिलजुल करके रहेंगे और संरक्षित करने का, उस अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने का, उनको सुरक्षित करने के उपायों को शुरू किया है। मतलब आप यूरोप का जो कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि साहब एक साझा संस्कृति का एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए, परंतु अब जो अधिक अनेक लोकतांत्रिक देश है उन्होंने क्या करा है, अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकारा है और उनको संरक्षित करने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विस्तृत प्रावधान है। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे से भारत और प्यारे से भारत के संविधान के बारे में। अब भारत के संविधान में धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनकी संरक्षण, मतलब उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए विस्तृत रूप से, मतलब बिल्कुल डिटेल तरीके से प्रावधान करे गए हैं। जैसे कि मैं चर्चा करूं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है, उस मौलिक अधिकार में आर्टिकल 29, अब वैसे आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं संविधान वाली किताब में, आर्टिकल 29 और 30 पूरा किसके बारे में है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की वो चर्चा करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की वो चर्चा कर रहा है। तो किसके लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही तो है। आप धार्मिक आधार पर देखेंगे तो हमारे देश में सभी धर्मों के जो लोग रह रहे हैं वो आर्टिकल 25 से 28 के तहत अपने धर्म को बिल्कुल अच्छे से मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूरी छूट दी गई है। इसी के अलावा आप देखें तो वोट का अधिकार, मताधिकार दिया गया, सभी को दिया गया, किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, सबको दिया गया और वन मैन वन वोट वन वैल्यू कर दिया गया। तो हमारे भारत के संविधान में धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनकी संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूहों एवं उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति एवं धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है। अब समझिए क्या कह रहा है, विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार दिए गए, मतलब अलग अलग देशों में जो समूह है, अल्पसंख्यक जो समूह है, उनको जो अधिकार प्रदान किया गया उसमें क्या है, अल्पसंख्यक समूह एवं उनके सदस्यों की भाषा। अब जो अल्पसंख्यक समूह है उन और उनके जो सदस्य हैं उनकी भाषा को बचाने का काम, उनकी संस्कृति और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण के अधिकार की बात हुई है। मतलब इन देशों ने, अलग अलग देशों ने अलग अलग जो समूह हैं और जो अल्पसंख्यक समूह है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके धर्म के लिए संवैधानिक रूप से उनको बचाने के अधिकार के काम किए, जैसे कि भारत के संविधान ने यहाँ पे किया। कुछ मामलों में इन समूह को विधायी संस्थाओं में, विधायी संस्थाओं का मतलब क्या है, जो विधायक बनाने वाली है, जो कानून बनाने वाली है, तो उन विधायी संस्थाओं में और जो अन्य राजकीय संस्थाएं, मतलब जो सरकार की संस्थाएं, वहां पे क्या प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। प्रतिनिधित्व का अधिकार का मतलब क्या होता है, जैसे कि भारत में आरक्षण के रूप में है, ठीक है, पर आरक्षण अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नहीं है, वो SC ST बैकवर्ड कास्ट के लिए है। परंतु यहाँ पर जो बाकी देशों में आप देखेंगे तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए प्रतिनिधित्व के अधिकार के रूप में विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में भी ऐसे प्रावधान किए गए। इन अधिकारों को इस आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है कि अधिकार इन समूह के सदस्यों के लिए कानून द्वारा समान व्यवहार एवं सुरक्षा के साथ ही समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। अब इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है, मतलब सही उचित ठहराया जाता है, किस आधार पर, कि ये जो अधिकार है इन समूह के सदस्यों के लिए कानून के द्वारा समान व्यवहार और सुरक्षा के तो साथ है ही, ये जो अधिकार हैं ये इन समूहों को कानून के समक्ष समानता का भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ इसी समूह की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है, उसको भी सुरक्षा प्रदान होगी। देखो तो ये दो काम हर देश का संविधान कर रहा है। एक तरफ तो क्या कर रहा है, कानून के समक्ष सबको समान कर रहा है, कानून के समक्ष समानता मिल रही है, कानून के समक्ष समानता मिल रही है, सबको बराबरी मिल रही है। जैसे हमारे भारत के संविधान ने भी करा, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में सबको समानता रखी गई है, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में कही गई है ना। बात ये तो है सबके लिए, परंतु अब जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनके लिए क्या कर दिए गए, थोड़े से विशेष प्रावधान कर दिए गए।
ओके और कुछ विशेष प्रावधान करे गए। ये विशेष प्रावधान क्यों है? क्योंकि जो ये अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी सुरक्षा हो सके, उनको बचाया जा सके। तो जैसे समान व्यवहार सुरक्षा तो है, साथ ही जो इन समुदाय की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको भी बचाया जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। अब भारत में हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को अनुसूचित करा, शेड्यूल करा। क्यों करा? क्योंकि साहब हर वर्ग की जो भाषा है वो बची रहनी चाहिए। ये मतलब जो ऐसा नहीं कि हम डोमिनेंट है, हम भाषा बोलने वाले डोमिनेंट है तो हमारा राज नहीं, साहब सबका चलेगा, सबको साथ लेकर के चलना है। तो उनकी जो सांस्कृतिक जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना वो बची रहनी चाहिए, वो भी सेफ रहनी चाहिए। तो कानून के समक्ष समानता, इट्स अ गुड पॉइंट, बट यहाँ पे जो सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए काम किए जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा, जो राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्यों की महत्ता और अद्वितीय योगदान को मान्यता दे सकें। इसके अलावा इन समूहों को राष्ट्रीय समुदाय के एक अंग के बतौर मान्यता देनी होगी। मतलब अब ये जो समूह है वो राष्ट्रीय समुदाय का एक अंग है, मतलब पूरा एक, जैसे भाई हम कहते हैं ना मेरी ये जाति, मेरा ये धर्म, ये तो है ही, पर इनसे सबसे ऊपर हम क्या है? हम भारतीय हैं, हम इंडियन है। मतलब एक राष्ट्रीय समुदाय की हमें पहचान मिल चुकी है। इसका मतलब ये कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी, मतलब राष्ट्रीय पहचान हो में, और उसके तहत क्या है कि राष्ट्र राज्य के जो तमाम सदस्य हैं उनकी महत्ता, उनका इंपोर्टेंस और उनकी अद्वितीय योगदान। अद्वितीय योगदान का मतलब क्या होता है? जो यूनिक हो, यूनिक जो कंट्रीब्यूशन हो उसको मान्यता दे सके। मतलब हम किसी की इंपोर्टेंस किसी वर्ग में होने के आधार पर तय ना करें, हम उसका कंट्रीब्यूशन किसी वर्ग के होने पे आधार तय ना करें, बल्कि हम कैसे तय करें? उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस बेसिस पे तय करें। हालांकि उम्मीद की जाती है कि समूहों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएं संतुष्ट होगी। फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़िग रहे। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि समूह को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने से उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी जो डिजायर्स है, जो इच्छाएं, वो संतुष्ट होगी। पर फिर भी हो सकता है कि कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़िग रहे, मतलब अड़े रहे कि सामने नहीं होता, अलग राज्य ही चाहिए। जैसे देखिए कि आकांक्षाएं संतुष्ट हो जाएगी। इसका उदाहरण आप भारत का देखिए। आप कक्षा 12 में जब जाएंगे तो आप एक स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे भारत के कुछ राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ये पृथक राज्य की मांग करने वाले हैं, परंतु भारत सरकार ने वहां के लोगों से बातचीत कर करके उनकी जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं को पूरा करा है, पर भारत में मिला कर रखा। तो उनकी इच्छाएं संतुष्ट है, वो आज खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब पर आप देखें कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़िग रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे तो जो बास्क है स्पेन का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, वो उनको स्वायत्तता दे दी गई स्पेन के द्वारा, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, खूब विश्वास दिलाया गया, परंतु उसके बावजूद भी वो नहीं साहब, हमें तो अलग ही होना है, हमें तो अलग ही राज्य चाहिए, हम तो अलग ही होना चाहते हैं। ये विरोधाभासी भी प्रतीत हो सकता है कि जहां दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहीं राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। अभी देखो विरोधाभासी है, कॉन्ट्रडिक्शन वाला है। कैसे? एक तरफ तो पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, ठीक है, इस देश की वस्तु वहां पर भी मिल रही है, इस देश का आदमी वहां पर भी है, उस देश का आदमी यहाँ पर भी, भूमंडलीकरण है, हर संस्कृति हर कल्चर मिक्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये एक तरफ तो वैश्वीकरण का दौर है, पूरे विश्व को एक करने वाला दौर है, और दूसरी तरफ देखें तो राष्ट्रीय आकांक्षाएं अभी भी बहुत सारे समूह और समुदायों को उद्वेलित कर रहे हैं। मतलब अलग होने के लिए अपनी जो राष्ट्र की आकांक्षा है वो उनको जगा रही है, नहीं साहब हमें अलग होना है, जैसे कि आप बास्क में देख सकते हैं। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि संबंधित देश अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचित है। अब ऐसे जो मांग है उनके लिए क्या जरूरी है कि लोकतांत्रिक ढंग से निपटा जाए, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीकों से ही उन समुदायों से बात करी जाए, उनको उसी प्रकार से बातचीत कर करके उसी प्रकार से समाधान निकाला जाए। तो जरूरी क्या है कि जिस भी देश में ऐसी समस्या है वो बड़ी उदारता के साथ, कठोर होकर करके नहीं, ये विरोध कर रहे हैं, यह बुलाई आर्मी मार दो सबको, कोई सा यहाँ विरोध करने वाला एक भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं, बड़ी उदारता के साथ। और दक्षता मतलब अपनी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का परिचय दे, अपनी उदारता भाव का जो परिचय है वो दे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है मार दे खत्म खेल, अब कोई विरोध नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता था कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसमें यह समझा जाता है कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी सम्मिलित होगा। लेकिन यह नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए, साथ ही संभवतः अवांछनीय भी। देखो अब जब हम आत्मनिर्णय की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये मानते हैं कि भैया सबको स्वतंत्र राज्य राष्ट्र मिल जाए,
परंतु वो पॉसिबल भी नहीं, वो इम्पॉसिबल सा काम है। तो नामुमकिन भी है कि एक स्वतंत्र राज्य हमने बना दी, ये भी अलग से हो गया, तुम्हारी भी साझा संस्कृति अलग, तुम्हारी भी अलग, तुम्हारी भी अलग। ये स्वतंत्र राज्य प्रदान करना ये नामुमकिन भी है और अवांछनीय भी है, मतलब चाहते भी नहीं है ऐसा हो, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा। ये ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे हो और इससे अल्पसंख्यक समूह की समस्या और बढ़े। अब देखो, ये ऐसे राज्यों के गठन की ओर ले जाएगा जहां पर आर्थिक और राजनीतिक क्षमता से दृष्टि से छोटे हो। अब सब छोटे छोटे हो जाएंगे, ये इतना सा, फिर ये इतना सा, फिर ये इतना सा, फिर ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, एक ही देश में 100 टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। और जो अल्पसंख्यक समूह है उनकी समस्या और भी बढ़ जाएगी फिर ऐसे। इस अधिकार की अब पूर्ण व्याख्या की जाती है, इसका मतलब है राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति। देखो, अभी तक जो आप समझते हुए आ रहे थे वो ये था कि साहब हमारी साझा संस्कृति हमारे लिए एक अलग राष्ट्र राज्य, परंतु अब क्या है, अब इस परिभाषा की पूर्ण व्याख्या करी जा रही है, मतलब फिर से एक बार नई व्याख्या, एक नया इंटरप्रिटेशन आपको दिया जा रहा है, नए तरीके से जो है वो क्या है, वो बिल्कुल क्लियर करना होगा। राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, डेमोक्रेटिक अधिकारों की स्वीकृति, मतलब ये नहीं है कि डिमांड करी ठीक है अलग राष्ट्र नहीं, अब क्या है आत्मनिर्णय की बात की, हाँ ठीक है आज आपको लोकतांत्रिक कुछ स्वीकृति दे देते, ठीक है आपको ये अधिकार दे देंगे, इन अधिकारों के तहत आप काम करिए। अच्छा, आपकी भाषा अलग है, ठीक है ये लो आपकी भाषा को भी हम वरीयता देते हैं, आपकी भाषा भी आप बोलिए और बोलिए। आपकी संस्कृति को कोई हानि नहीं होगी। ये अब आपको उदाहरण के तौर पर और बताता हूँ। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, अब आजाद होने के बाद देखिए आप थोड़ा सा कहानी को समझिए। जब भारत आजाद होने से पहले क्या कंडीशन थी, इंडिया दो भागों में था, एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत। यहां पर क्या था, पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था। दूसरी तरफ से बेटा रजवाड़े वो हुआ करते हैं जहां पे राजा रानियों का राज चला करता है। अब इन रजवाड़ों ने क्या करा, जो ब्रिटेन है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि हम आपके अधीन है, जो अंदर के सारे काम है वो सारे राजा महाराजा देखा करते थे और जो बाकी मेन काम है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जब पार्टीशन विभाजन करा तो इसमें से दो देश बना दिए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और इस पाकिस्तान को दो सीमा क्षेत्र मिले, पश्चिमी पाकिस्तान वेस्ट पाक और ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाक। ये वेस्ट पाकिस्तान वाला आज मौजूदा पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान वाला आज मौजूदा बांग्लादेश, ठीक है। अब क्या है, ये जो रजवाड़े हैं ना बेटा, इन रजवाड़ों को ये बोला गया कि आप लोग भारत में मिलना चाहते हैं भारत में मिल जाइए, आप लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं आप लोग पाकिस्तान में मिल जाइए, और आप स्वतंत्र होना चाहते हैं आप स्वतंत्र हो जाइए, अलग राष्ट्र ये बना लीजिए, राष्ट्र बनाते हैं। ये बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि अगर वो मिल जाते, सारे अलग हो जाते तो भारत का तो छोटा सा इलाका बन जाता। पर फिर हमारे सरदार पटेल जी ने बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने ज्यादातर रजवाड़ों को भारत में मिला लिया और एक बड़ा भारत का निर्माण करा। यही समस्या खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या करा, दक्षिण में जब आप जाएंगे तो मद्रास प्रांत है जो आज का तमिलनाडु है, उस मद्रास प्रांत में काफी भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे और वहां पर तेलुगु भाषी लोगों ने ये डिमांड सरकार से कर दी आजादी के बाद कि साहब हम तेलुगु भाषी वाले लोगों के लिए मद्रास में से काट करके एक अलग राज्य बनाया जाए, एक अलग स्टेट बनाया जाए। सरकार ने सोचा कि अगर हमने अलग स्टेट बना दिया तो कहीं कल को देश जैसे धर्म के आधार पर बटा है वैसे भाषा के आधार पर भी ना बट जाए, सब अलग अलग अपने राज्यों में नहीं जिए तो साहब हमारा तेलुगु भाषियों का है या तमिलों का है। तो आप उस जो आंदोलन की भूमि लीडर थे उन व्यक्ति का नाम था पोटी श्रीरामुल्लू जी। पोटी श्रीरामुल्लू जी बड़े गांधीवादी लीडर थे, गांधीवादी जी के बड़े सपोर्टर थे और बड़ा योगदान उनका आजादी के आंदोलन में भी था। वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, मतलब वो डिमांड कर रहे थे कि हाँ साहब आंध्र प्रदेश एक राज्य होना चाहिए तेलुगु भाषी लोगों की। अब सरकार ने सोचा कि अगर ऐसे बना दिया गया तो बड़ा चिंता का विषय, विरोध होने लगा। सरकार ने आयोग बिठाया, मना करा आयोगों ने कि नहीं बनना चाहिए, परंतु विरोध बढ़ गया। फिर पोटी श्रीरामुल्लू जी अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर बैठ गए, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पे दबाव आया, क्यों? क्योंकि पोटी श्रीरामुल्लू जी नेहरू जी के इनके सबके साथ काम करे एक बड़े गांधी जी के आदर्शवादी उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। फिर 56 दिनों के बाद 56 डेज के बाद पोटी श्रीरामुल्लू जी की डेथ हो गई तो और भी हिंसा पूरे देश में फैल गई कि साहब आप एक बड़े नेता को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की गलती के कारण गवा दिया गया। सरकार ने प्रेशर में आई और सरकार ने 29 दिसंबर 1952 को राज्य बना दिया, ठीक है। तेलुगु भाषा लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद सरकार ने एक आयोग और बिठाया और उस आयोग को बोला कि आप देखिए कि क्या सच में भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूटेगा
जाएगा क्या, क्या कमजोर होगा देश? उस आयोग ने बोला नहीं, आप बनाइए और भाषा के साथ साथ संस्कृति को, भौगोलिक स्थितियों को, इन आधार को देखिए, देश मजबूत ही होगा। और फिर हमने उस हिसाब से राज्य बनाए, आज हमारा देश एक है, यूनाइटेड। तो ये देखिए लोकतांत्रिक तरीकों से हमने उन अधिकारों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भाषा की बात करी, हमने भाषा को उनकी वैल्यू दे दी ना, हाँ हाँ सब ठीक है, आपकी भाषा है, डोंट वरी, आपको ये लो भाषा क्या था। हमने उनको ऐसा नहीं महसूस, नहीं तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे, जो कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं। बातें जो है मानी गई, जो स्वीकार करने योग्य है वो बातें मानी गई। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूह की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफी सचेत है। अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो समूह की जो पहचान है, आइडेंटिटी, उसको मान्यता देने के महत्व पे काफी सचेत है, एक्टिव है कि हाँ समूह की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो बनी रहनी चाहिए। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी, मतलब हम ऐसे संघर्ष देख रहे हैं जो क्या है, समूह की पहचान के लिए, साहब हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान, हमारा समूह, इसके लिए चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब हमारे एरिया की इलाके, ये राष्ट्रवाद है हमारा, क्योंकि राष्ट्रवाद तो क्या अपना, उससे प्रेम करना। इस बात की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरतें। तो अब जरूरत क्या है कि जो राष्ट्रवाद पहचान की उनकी सत्यता है उसको स्वीकार करा जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रवाद के नाम पर असहिष्णु हो जाए, इनटॉलरेंट हो जाए, ठीक है, वो कुछ भी करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। और एक जातीय स्वरूप के साथ कोई सहानुभूति बरती जाए, ऐसा हो, सबको साथ लेकर के चलने की जो बात है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थल तो मानवता है। ये कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल की जो मंजिल है वो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद जरूरी है, बहुत जरूरी है, परंतु इनके लिए क्या करें कि मेरे लिए तो सबसे जो आखिरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मानवता है। मतलब राष्ट्रवाद से भी जो बड़ी चीज है वो क्या है? वो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। मानव का मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, वह जरूरी है। मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। यह रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा है। वो कहते हैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। शीशा यहाँ पे किसको बताया गया? राष्ट्रवाद को। हीरे किसको बताया गया? मानवता को। बोले मानवता बड़ी आवश्यक है। राष्ट्रवाद एक भाव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, परंतु मानवता, मानवता बड़ी चीज है। तो मैं मानवता के नाम, मैं राष्ट्रवाद के कारण मैं मानवता को नहीं गवा सकता, और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। मतलब देशभक्ति होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु मानवता से ऊपर नहीं। सबसे पहले मानवता, मानव मानव एक समान होने चाहिए। किसी भी देश का हो, कोई भी हो, वो मानव है और मानवता वाला व्यवहार होना चाहिए। वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत के स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे, ब्रिटिशर्स का विरोध भी करते थे और स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे कि साहब स्वाधीनता, आजादी जो है वो मिलनी चाहिए। वे महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रितानी प्रशासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जिसे ब्रितानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। तो वो ऐसा महसूस करते थे कि उपनिवेशों के जो ब्रितानी प्रशासन है, ये जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इसमें मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार नहीं रह सकती, मानवीय संबंध नहीं सही रह सकते, और ये जरूरी है कि इसलिए इनसे आजाद हुआ जाए, और ऐसा स्थान ब्रितानी सभ्यता में भी है। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि आप आर्थिक राजनीतिक रूप से किसी दूसरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल बिठा लो, जैसे ब्रिटिशर्स बिठा रहे थे, तो बोला उसका विरोध करते हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करना और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करना, दोनों में फर्क करा है। देखो पश्चिमी साम्राज्यवाद को आप विरोध कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टैगोर जी कहते हैं, पर पश्चिमी सभ्यता नहीं, मैं तो ये वेस्टर्न की चीजें मैं तो अपनाऊंगा ही नहीं। साहब गलत है भाई। आज हम वेस्टर्न का हमने क्या नहीं अपना रखा, हम कपड़े पहनते हैं पश्चिमी स्टाइल। आज जींस पहन रहे किसका? पश्चिम का है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ इस साम्राज्यवाद का विरोध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हम पश्चिमी सभ्यता को पूरा ही नहीं साहब पूरी ही गलत है, ऐसा नहीं। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर कुछ भी अच्छी चीज अगर हमें कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई पश्चिमी सभ्यता या पूर्वी सभ्यता इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, ये जीवन में भी आप अमल कर लो। आपका कोई बड़े से बड़ा दुश्मनी क्यों ना हो, उसमें भी अगर कोई अच्छा गुण है ना,
आप उसको अडॉप्ट कर लो कि हाँ यार सब ये बात तो अच्छी है, बाकी तो सब बेकार है इसमें, पर ये बात अच्छी है। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, उस विरासत पे बड़ी आस्था होनी चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी दुनिया से मतलब कुछ सीखेंगे नहीं या वहां से कुछ लाभ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपको खुद की संस्कृति पर उन पर गर्व होना चाहिए, परंतु बाहरी दुनिया से भी आप लाभान्वित हो, वहां से भी अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखें, उसका प्रतिरोध, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे, उसकी समालोचना उनके लेखन का स्थायी विषय है। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे। उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम की खारिजी का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। तो देखो, स्वाधीनता आंदोलन में जो मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद का जो विचार था, उसमें ये कहते हैं कि जो पश्चिम की खारिजी का विचार है यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ भारतीय संस्कृति के नाम पर हम पश्चिम को बिल्कुल अवॉइड कर दें, हमें वहां से भी कुछ सीखने को मिले, वो भी मिलना चाहिए। ये अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी और पारसी और इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभावों के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और बाकी अब इसके पीडीएफ पाने के लिए, इसके हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए आप कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इन नंबर पे कॉल करके आप कोर्स खरीद सकते हैं, और नाम मात्र फीस से बच्चों आपका सुधार ही होगा, इसमें मेरी गारंटी है। और आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।